ये विद्यार्थियों ने खुद बनाई है सब चीजें। ये गमले वगैरह की भी बात हो रही थी, वो भी वो गजब कुछ तरीके का है कि डिसिप्लिन को सिखाने का। वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए, जैसे मुझे नहीं पता कि विश्वविद्यालय में और विभागों में नाम कटते नहीं कटते, अगर फी सेक्शन से जाके पूछे तो सबसे ज्यादा नाम हम काटते हैं। अगर छठे से सातवें दिन अगर विद्यार्थी गैर हाजिर हो तो हम पटाख से नाम काट देते हैं। और विश्वविद्यालय की तो फीस लाता ही लाता है, हम उसके क्या कहते हैं, एक गमला भी लाएगा ताकि तुझे याद रहे कि मैं जब एब्सेंट हुआ था मैंने एक मेरे एब्सेंट रहने की वजह से मुझे गमला देना पड़ा था। हाँ, तो दोस्तों हम उस विभाग के बारे में बात कर रहे हैं जब विश्वविद्यालय सोकर उठता होगा, शायद कई सारी आप लोगों की क्लासेस पूरी हो जाती होंगी। बिल्कुल हो जाती है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों को समेटते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लगातार आप सभी के बीच कैंपस परिक्रमा गुरु आगमन एपिसोड के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किसी ना किसी शिक्षक को आपके साथ जोड़ता रहता है। उस शिक्षक का इस विश्वविद्यालय से अनुभव, उसकी टीचिंग स्किल्स या उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहते हैं। हमें बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे शिक्षकों से जुड़ पाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसी के बीच हमारे बीच डॉक्टर अरविंद मलिक जी हैं। सर एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सर आपका बहुत बहुत आभार। गुरु आगमन में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें कैमरे के पीछे हुई हैं और चाहते हैं कि वो इतना प्यारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी बातें जो हमारे साथ आपने साझा की, मेरे दोस्त के साथ साझा की, मन हुआ कि उन्हें रिकॉर्ड किया जाए कि जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बातें होती हैं कि इस फील्ड में कौन से विद्यार्थी आते हैं, और बड़ा अलग सा जो परसेप्शन यहाँ आके सुना और जो हम पीछे से सुनते रहें, दोनों में अंतर है। सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, और फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। अनिल जी नमस्कार, आपके सभी ऑडियंस को नमस्कार। मैं प्रोफेसर अरविंद मालिक हूँ। मैं शारीरिक शिक्षा विभाग का हेड हूँ, उसके साथ साथ डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के का कार्यभार भी मेरे पास है विश्वविद्यालय के। जैसा कि ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी कि फिजिकल एजुकेशन के प्रति जो लोगों का परसेप्शन है कि ये सिर्फ खेलने कूदने तक सीमित है, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा ये मात्र वहाँ तक सीमित नहीं है। इसके अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं सारे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्जोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक, रिसर्च, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये सारे विषय हमारा विद्यार्थी पढ़ता है और बहुत विस्तार से पढ़ता है। तो इसीलिए जैसा हमारी आपकी इससे पहले भी बात हो रही थी कि वो विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड से है उसके इस फील्ड में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप सुन के हैरान रहेंगे कि इस समय मेरे डिपार्टमेंट में 100% अपॉइंटमेंट है। इस समय हालात ये हैं कि मुझे पार्ट टाइम टीचर पढ़ाने के लिए विभाग में नहीं मिल रहे, क्योंकि हर किसी के पास जॉब है, हर कोई जॉब में चला जाता है और पक्की सरकारी गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। इस वजह से हम पार्ट टाइम टीचर्स अभी भी पीजीटी के अंदर हमारे विभाग से जो पार्ट टाइम टीचर तकरीबन 8 बच्चे हमारे वो जो पार्ट टाइम पढ़ा रहे थे वो वहाँ चले गए। अब हमें नए रिक्रूट करने, जब नए रिक्रूट कर रहे तो हमें वो विद्यार्थी मिल नहीं रहे जिनका नेट सेट पास है। कि एम्प्लॉयबिलिटी हमारे फील्ड में इतनी जबरदस्त है, और खासकर जो साइंस के विद्यार्थी, खिलाड़ी के साथ साथ एक परसेप्शन ये भी माना जाता है कि भाई ये फिजिकल एजुकेशन फील्ड सिर्फ मात्र खिलाड़ियों के लिए। मैं यूँ कहता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड का है या पढ़ाई में अच्छा है, वो हमारे पास आए, 2 साल बीपीएड 2 साल एमपीएड, इनमें खेल तो हम सिखा देंगे, खेल हम सिखा देंगे। उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट एक एनसीटी के हम 2 कोर्सेज चलाते हैं, एनसीटी के कोर्सेज चलाते हैं। ये टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। ये हम टीचर फिजिकल एजुकेशन के, शारीरिक शिक्षा के अलग अलग स्तर के टीचर्स तैयार करते हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे पास यहाँ मात्र एक कोर्स चलता था जिसे हम एमपीएड कहते थे, और हमारी जो कहूँ स्ट्रेंथ थी 20 प्रीवियस में, 20 फाइनल में तकरीबन 40 विद्यार्थी होते थे। आज हमारा परिवार, हमारा डिपार्टमेंट इतना विस्तृत हो गया कि इस समय हमारे पास तकरीबन 450 विद्यार्थी हैं। हम 7 कोर्सेज चलाते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, और हमें गर्व है कुछ एक कोर्सेज ऐसे जो हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, हमारा डिपार्टमेंट ऑफर करता है, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। अभी आपने कहा, और अधिकतर लोगों का मानना भी यही है कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब या डिपार्टमेंट या इन गतिविधियों का मतलब ये है कि खेलना कूदना दौड़ना भागना, और लेकिन जब अभी आपने गिनवाया तो सभी के सभी साइंस विज्ञान के विषय रहे।
ये थोड़ा अचंभित करने वाला है। मतलब जब भी बात होती है लोगों से या नॉर्मली परसेप्शन भी यही है कि फिज़िकल एजुकेशन का मतलब दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, गेम्स। तो मतलब यहाँ ये किस तरह से थोड़ा-सा इस पे हमें मैं थोड़ा-सा ना आपके सवाल का थोड़ा जवाब थोड़े एक अलग तरीके से देना चाहूँगा। जी। देखिए, अगर समाज का जो दृष्टिकोण है, वो कहता है कि अगर स्पोर्ट्स इज़ इक्वल टू मेडल्स, इसके आगे की सोच नहीं है। अगर खिलाड़ी है तो मेडल लाएगा। और हमारा परसेप्शन, अगर हिंदुस्तान, अगर हमारा मॉडल ये है, चाहे हमारा सरकार है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कोई भी हमारा समाज है, कि अगर वो खिलाड़ी है तो उसे यूँ देखता है कि वो अपने स्वस्थ रहने के लिए नहीं खेल रहा, वो सिर्फ मेडल के लिए खेल रहा है। अगर ये दृष्टिकोण अगर हम बदलें, अगर हम फिटनेस बेस्ड मॉडल लेके आए, एक स्कूल के अंदर अगर सभी विद्यार्थी खेलें, खेलें इन द सेंस कि फिजिकली एक्टिव हों, तो एक बहुत बेहतर कहूँ उनकी डेवलपमेंट एक बहुत अलग हिसाब से होगी। मैं एक दो छोटे से उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि कुछ एक शोध हुए, कुछ एक रिसर्चेज हुई हैं दुनिया के बेहतरीन देशों में, रिसर्च जहाँ एडवांस कंट्रीज है वहाँ रिसर्चेज हुई है। उन्होंने ये पाया कि व्हेन यू मूव, जब आप खेलते हैं, जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो आपके ब्रेन में नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। एक जगह है हिपोकैम्पस, वहाँ ब्रेन में नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। और वो सेल्स क्या करते हैं, वो एक हिपोकैम्पस जो जगह है वो लर्निंग, मेमोरी, इनका सेंटर है। तो मतलब वो रिसर्चेज क्या साबित करते हैं, अगर आप खेलते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक डेफिनेशन उन्होंने एक बहुत बेहतर दी, फिजिकल फिटनेस इज जस्ट लाइक फर्टिलाइजर टू द ब्रेन। ये ब्रेन के लिए उर्वरक का काम करता है। और जो समाज सोचता है कि खिलाड़ी और मेडल नहीं, जो आम बच्चा जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है या किसी और विभाग में, उसके लिए भी फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है और उसके बहुत बेहतर नतीजे निकलते हैं उसके। अक्सर होता है कि कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, उनमें से 10-15 निकाल लिए जाते हैं। क्या वो बाकी जो बचे उनको स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है या मतलब किस तरह का ये इसी तरह का हाँ, एक परसेप्शन में इस बात को और थोड़ी और बड़ी करता हूँ। अगर आप एक स्कूल का उदाहरण लीजिए, सपोज किसी स्कूल में 3,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जी। तो उसमें क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंसिपल मैडम का या एडमिनिस्ट्रेशन का एक दबाव यूं रहता है कि हमें मेडल चाहिए, बताइए, फिजिकल वाले को पूछ के बताओ आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, कितने मेडल आए। तो उस मेडल के दबाव में वो क्या करता है, 20-30 बच्चे छांटता है जो फिजिकल एक्टिविटी में बेहतर है, वो सब चीज़ है, तो उन्हें स्पोर्ट्स में लेके जाता है, उन्हें पार्टिसिपेट कराता है, मेडल आते हैं। और उसकी वजह से जो मैं कहूँ, जो बाकी 3,000 बच्चा बच गया, वो जो बेहतरीन एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का, वो उसकी जो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए थी, उससे महरूम रह जाता है। और जिसके कारण मैं कहूँ कि वो जो बच्चा एक एहसास है स्पोर्ट्स का, अगर आप एक चीज़ देखें, मगर मैं आप ही से पूछूं कि अनिल जी आपको यूं बताएं, कब कितने दिन पहले आप उछले हों और जोर से छलांग लगाई, यस आई हैव डन इट, इस किस्म की अनुभूति आई हो। वो सिर्फ एक ही पाठशाला है, एक ही ग्राउंड है, जो ग्राउंड एक ऐसी पाठशाला जहाँ ऐसी अनुभूति आती है, जहाँ कास्ट का, जहाँ रिलीजन का, जहाँ सब भेदभाव दूर हो जाते हैं और विद्यार्थी आपस में मिलकर खेलते हैं। और खेलते खेलते नहीं है, एक आपस में जुड़ाव होता है, उसके साथ साथ आप अपने मस्तिष्क को विकसित करते हैं। और ये जो समाज की सोच है कि स्पोर्ट्स इज इक्वल टू मेडल, नहीं, अगर आप इसको फिटनेस बेस्ड मॉडल रखेंगे, वो सभी 3,000 बच्चों को भी फिटनेस के प्रति जागरूक करेंगे। अभी तो आप सीमित थे सिर्फ 20-30 विद्यार्थियों को, वो जब 3,000 खेलेंगे, शायद उनमें से जब 3,000 फिजिकली एक्टिव होंगे, उसमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट होगा छुपा हुआ, वो भी बाहर आएगा। ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। समाज को अपनी सोच इसके प्रति बदलनी होगी, अगर हम मेडल भी चाहते हैं, अगर समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। शायद चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी का इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। विद्यार्थी को स्पोर्ट्स ग्राउंड में ले आए, फिजिकली एक्टिव करें, मेडल नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडल नहीं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए, सिर्फ इस काम के लिए आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट सर। तो बिल्कुल मेडल ही ज़रूरी नहीं, बल्कि सभी का शारीरिक जो कसरत होनी चाहिए वो होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम उस विभाग के बारे में बात कर रहे हैं जब विश्वविद्यालय सोकर उठता होगा, शायद कई सारी आप लोगों की क्लासेस पूरी हो जाती होंगी। बिल्कुल हो जाती है। तो एक रूटीन की तरफ बढ़ेंगे हम। सर, थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह से इतनी डिसिप्लिन और बाकी चीज़ें, अक्सर हम यही सोचते हैं कि स्पोर्ट्स मीन्स भागा दौड़ी, थोड़ा सा बॉडी और उस तरह से, लेकिन जब भी इस शारीरिक विभाग के आसपास से गुजरना होता है तो यहाँ डिसिप्लिन दिखता है, वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दिवाली है या किसी तरह की कोई ऐसी कोई हमारा कोई शहीद हुआ है हमारा सैनिक, तो अपने आप यहाँ के दिए बताते हैं कि हाँ, शायद ये शारीरिक विभाग के विद्यार्थी लगा के गए होंगे। तो किस तरह से तैयार किया जाता है कि मैं रूटीन के तौर पे जानना चाहूँगा कि किस तरह का रूटीन रहता है यहाँ पे विद्यार्थी? अगर आप रूटीन की बात कर रहे हैं, जब विश्वविद्यालय सोकर उठता है तो हमारा विद्यार्थी तकरीबन 2 क्लासें लगा चुका होता है। रूटीन का विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जब मेरे हिसाब से शायद आज सर्दियों के दिन है तो उस 8-9 बजे के करीब उठता है। मेरा विद्यार्थी सुबह 5 बजे उठ जाता है और वो 5 बजे उठ के तकरीबन पौने 6 बजे यहाँ ग्राउंड में हमारे पास आ जाता है। विद्यार्थी मेरा सारा स्टाफ आ जाता है। और सुबह अगर आपके आके देखें, कभी सुबह पौने 6 बजे के करीब इस रोड के ऊपर गतिविधि देखें तो शायद दिन में भी इतनी गतिविधि आपको नजर नहीं आएगी जितनी सुबह पौने 6 बजे के करीब गतिविधि होती है। तो मेरा सारा स्टाफ तकरीबन 350 के करीब स्टूडेंट्स और सारा स्टाफ हमारा यहाँ होता है। और जो अलग अलग एक्टिविटी है, जो कोर्स करिकुलम है, वो यहाँ पर चलता है, वो सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर 8 बजे हमारी क्लासेज ऑफ होती है, 9:30 बजे फिर हमारा विद्यार्थी यहाँ आ जाता है और 9:30 से लेके तकरीबन 12:30 और कुछ एक क्लासेस 1:30 बजे तक चलती है। और शाम को जो हमारी बीपीएड की क्लास है वो फिर 3:30 बजे आ जाते हैं, 3:30 से 5:30 बजे तक वो विद्यार्थी यहाँ रहता है। बहुत बिजी शेड्यूल है और इस बिजी शेड्यूल में विद्यार्थी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखता है। और हमने विश्वविद्यालय में कुछ एक ऐसे गुण विद्यार्थियों को सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने बात की डिसिप्लिन। मेरा ऐसा मानना है, विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो लर्निंग। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, आप कुछ ज़िंदगी में कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते। और हमने यहाँ पर अपना जो मार्क्स का क्राइटेरिया, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अटेंडेंस से जोड़ रखी है। कि मुझे नहीं पता कि विश्वविद्यालय में अलग विद्यार्थी ऐसा है कि किन विभागों में ऐसा है। हमारे यहाँ हम 100% अटेंडेंस का एक सर्टिफिकेट देते हैं विद्यार्थियों को। जो विद्यार्थी 100% जिसकी अटेंडेंस होगी, आज के समय में अगर आप देखें तो सुबह का टेम्परेचर 5-6 डिग्री होता है और उस 5-6 डिग्री के अंदर विद्यार्थी अपनी गर्म रजाई को छोड़ के जब यहाँ सुबह ग्राउंड में आ जाता है और यहाँ उस 100% अटेंडेंस का जो सर्टिफिकेट लेने के लिए, अगर उसकी टांग में फ्रैक्चर भी है तो भी वो क्लास में आता है, अगर उसे बुखार है तो भी वो क्लास में आता है, अगर उसके भाई की शादी है तो भी आता है कि मेरी हाजिरी, मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लेना है, तो वो लेने के लिए वो आता है। तो इस प्रकार बहुत बेहतरीन डिसिप्लिन है, वेल डिसिप्लिन विद्यार्थी। जो एक परसेप्शन रहता है कि खिलाड़ी हैं तो ये नहीं, आपने आके देखा होगा, आप यहाँ आके मेरे डिपार्टमेंट का माहौल देखें, यहाँ जो और ये आप देखेंगे जो चित्रकारियाँ करके मेरे विद्यार्थियों ने खुद कर रखी है, ये विद्यार्थियों ने खुद बनाई है सब चीजें। ये गमले वगैरह की भी बात हो रही थी, वो भी वो कुछ तरीके का है कि डिसिप्लिन को सिखाने का। और डिसिप्लिन सिखाने के लिए, जैसे मुझे नहीं पता कि विश्वविद्यालय में और विभागों में नाम काटते नहीं काटते। अगर फी सेक्शन से जाके पूछे तो सबसे ज्यादा नाम हम काटते हैं। अगर 6ठे से 7वें दिन अगर विद्यार्थी गैर हाजिर हो तो हम पटाख से नाम काट देते हैं। और विश्वविद्यालय की तो फीस लाता ही लाता है, हम उसके क्या कहते हैं, गमला भी लाएगा ताकि तुझे याद रहे कि मैं जब एब्सेंट हुआ था, मैंने एक मेरे एब्सेंट रहने की वजह से मुझे गमला देना पड़ा था। तो जितने फूल देखेंगे, ये भी जो एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी उनसे हम लगवाते हैं, ये सारी चीजें उसी से करवाते हैं। बिल्कुल कमाल की बात की सर ने कि अच्छे तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाए और इस विभाग को बेहतर बनाया जाए। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल किसी भी, वो चाहे फील्ड में है, स्पोर्ट्स में की बात करें, स्पोर्ट्स के अलग भी, हर जीवन के किसी भी पड़ाव पे जाएं, विदाउट डिसिप्लिन मुझे लगता है सर कुछ भी संभव ही नहीं है। कई चीज़ें और भी हम जानना चाहेंगे आज के समय में। स्पोर्ट्स को छोड़ के हम, या बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जिम की ओर अग्रसर रहते हैं। आजकल जिम बड़ा ट्रेंड में आ रहा है। अपनी बॉडी मसल्स और डोले शोले दिखाना भी मतलब अपने आप में ही बहुत ताकत मानी जाती है। सोसाइटी में भी यही प्रचलन है कि उसकी सामने वाले की बॉडी अगर बहुत खुली हुई है, ताकतवर है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्या ये सच में हेल्दी बॉडी है, या आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? आप किस तरह से इसको देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज तक, और एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, कहूँ कि मैं कहूँ समाज को इस चीज़ से बचाने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। आज के समय में विद्यार्थियों को, जो एडोलसेंट है, जो युवा है, उसको जो आपने कहा कि डोले शोले बनाने का बड़ा शौक है, और उस डोले शोले बनाने के चक्कर में सीधा जिम में जाता है। और जब जिम में जाता है, जिम के रिसेप्शन काउंटर पे बहुत बड़े बड़े से डब्बे रखे होंगे। और आप एक और चीज़ देखेगा, अगर आप कुरुक्षेत्र शहर में भी घूम के देखें, मुझे नहीं पता कि दूसरे आपके किन चीज़ों की दुकानें बढ़ रही हैं, पर ये एक सप्लीमेंट्स का बाजार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई नई नई दुकानें आपको खुली मिलेंगी। और इसके बारे में एक चौंकाने वाले तथ्य में और आपके साथ, जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता रहा था
कि वो बच्चा कहता है कि मेरे को जो ट्रेनर है उसने ठीक ठाक बॉडी बना रखी होती है, और वो ट्रेनर यूं नहीं बताता कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की और कितने लंबा समय लगाया इनको बनाने के लिए। वो विद्यार्थी सोचता है कि ये बताइए भैया ये मेरे कितनी जल्दी बन जाएंगे। वो कहता है कि आप ये ट्रेनिंग करें और ये खाएं, जो 4 या 5 हजार रुपए का डब्बा वो देता है, और उस डब्बे के अंदर 99% संभावना है स्टीरॉइड्स मिले होते हैं। अगर कहूँ तो दुनिया में इस समय तकरीबन 65,000 डाइटरी सप्लीमेंट्स उपलब्ध है, उनमें से मात्र 1/3 साइंटिफिकली प्रूवन है। और मेरे देश में इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं, जहाँ अडल्ट्रेशन का बाजार बहुत गर्म रहता है, इसमें तो संभावना रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैं मान के चलता हूँ, आप लोगों ने, साथियों ने एक खबर पढ़ी होगी, मेरठ में तकरीबन एक रेड हुई थी पुलिस की, और उसके अंदर 1.5 लाख लेबल पकड़े गए थे। 1.5 लाख लेबल इन्हीं ये जो सप्लीमेंट्स है, वो क्या कर रहे थे कि उन फैक्ट्रियों के अंदर एक गोदाम बना रखा था, एक वाइसाजोल वगैरह का पता। ये बनाना सबसे सस्ता काम है, इस किस्म के डब्बे तैयार करना। और इसके अंदर होता है क्या, अगर कहूँ 100 रुपए की दवाई लगती है, और वो उसकी टोटल कॉस्ट अगर लगा लूँ तो शायद 200-250 रुपए में वो डब्बा तैयार हो जाता है। और वो डब्बा ये 4 से 5 हजार रुपए में बेचते हैं। वो जो जिम में इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है उसकी कमाई कोचिंग से नहीं है, उस डब्बे को बेचने से ज्यादा कमाई है। उस बेचने की समस्या मैं बताऊं, जैसे मैं आपको बता, परसों ही मेरे पास एक विद्यार्थी आया, योगा का विद्यार्थी था। मैंने कहा भाई तू बहुत दिन से एब्सेंट है, उसका नाम कटा था। क्यों आया? उसका नाम कटा, नाम जुड़वाने जब वो मेरे पास आया, मैं भाई कहाँ था इतने दिन, क्यों नहीं? सर मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है। जब मैं पूछा भाई बेटा क्या प्रॉब्लम है, कहते सर मेरी दोनों किडनियां खराब होगी। मैं क्यों खराब होगी? कहते सर मैं जिम जाता। मेरा अगला सवाल था क्या खाता था, कि सर वही ट्रेनर ने मरवा दिया, उसने मुझे सप्लीमेंट्स दिए, सप्लीमेंट खा के मेरे दोनों किडनियां खराब हो गई। और आज की हालत ये है, वो एडमिट था। मैंने कहा कि तू कब क्लास में? कहा सर मैं तो सिर्फ नाम जुड़वाने के लिए आया हूँ, सिर्फ बताने के लिए आया, मैं एडमिटेड रहता और मेरे को वो लगी है, मेरे को इस समय ग्लूकोज लगता है, उसके थ्रू मुझे मेडिसिन दी जाती है। तो इस आजकल के समाज को इन जो सप्लीमेंट्स के बाजार से बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। और जो विद्यार्थी हैं, जो एडोलसेंट है, इस चीज से बचे। जो नेचुरल तरीके से जो बॉडी बनाई जाएगी वो ज्यादा बेहतर रहेगी। जिस दिन वो आप सप्लीमेंट खाना छोड़ दो, पहले तो आप जो सप्लीमेंट खा रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन, एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, वो आपके अंदर के सिस्टम को सारे को डैमेज। हाँ, आपको 4 दिन में बॉडी जरूर बनती नजर आ जाएगी, पर जैसे आप खाना छोड़ देंगे, साथ के साथ आपकी किडनी को ले मरेगा, आपका लीवर खराब कर देगा। और जिस दिन आप खाना छोड़ देंगे, इसकी एडिक्शन है, स्टीरॉयड की भी एडिक्शन रहेगी, जैसे दूसरे एडिक्टिव पदार्थ होते हैं, इसकी भी एडिक्शन है। जब तक खाएंगे जब तक आपकी बॉडी यूं रहेगी। जिस दिन खाना छोड़ देंगे, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है, वैसे आप फिर हो जाएंगे, फिर आप दोबारा खाना शुरू करेंगे उसके लिए, और इन द मीन टाइम बॉडी के चक्कर में अपनी किडनी खराब करा लेंगे, अपना लीवर खराब करा लेंगे। तो यूथ को इस चीज से बचने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। एक बार मैं आपका सफ़र जानना चाहूँगा सर कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का आपका कब जुड़ना हुआ और किस तरह की अनुभूति है इस विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों को ऊपर बढ़ाकर, कैसा लगता है? अगर मैं चाहूँ, मैं बताना चाहूँगा, मैंने बीएससी नॉन मेडिकल किया था दयाल सिंह कॉलेज करनाल से। उसके साथ साथ जब मैं काफ़ी जूनियर था तो उस समय मैं स्कूल टाइम से मैंने बॉक्सिंग खेलनी शुरू कर दी थी। मैं बॉक्सिंग के अंदर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का 2 बारी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा, जूनियर नेशनल चैंपियन रहा। मैं जूनियर इंडिया कैंप लगाया, सीनियर प्री ओलंपिक कैंप लगाया अटलांटा के लिए। पर मुझे पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान था, मैंने बीएससी नॉन मेडिकल की थी। एक करियर मेरे लिए वो भी हो सकता था कि मैं इंटरनेशनल बॉक्सर होता, वो जाता, और मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता, मैं कहीं रेलवे में होता, कहीं वो होता। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं वही विद्यार्थियों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में सक्सेस है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे तो करियर और बेहतर बन सकता है। अगर आज मैं उस समय अगर मैं पढ़ाई छोड़ के अगर मैं उधर लग जाता तो मैं शायद कहीं रेलवे में कहीं दूसरी पोस्ट पे वैसा होता। अगर मैं यह विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ आज, तो इसलिए हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी। तो मैं खासकर इस इंटरव्यू के माध्यम से खिलाड़ियों से गुजारिश है, पढ़ाई ना छोड़ें। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत बेहतर स्कोप है। मैंने बीएससी नॉन मेडिकल की थी और 91 में मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। मैंने एमपीएड में मैं इसी विभाग का विद्यार्थी रहा। उस समय ये विभाग यहाँ नहीं होता, तो मात्र 2 कमरों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऊपर होता था ये विभाग, और 2 ही कमरे होते थे और तकरीबन 40 स्टूडेंट होते थे इस विभाग में। वहाँ से छोड़ के मैं पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम मुझे आईबी के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब मिल गई थी। मैं बीच में 3 सेमेस्टर का टॉपर था, छोड़ के चला गया था। फिर बाद में मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री पूरी की और फिर मैं टीचिंग में आ गया। करियर रहा, मैं डीएवी कॉलेज फरीदाबाद में रहा परमानेंट लेक्चरर, फिर दयाल सिंह कॉलेज में रहा। अब 2008 से मैं यहाँ विभाग के अंदर आ गया था। तो
इससे पहले भी मैं हेड रहा यहाँ विभाग का, अभी भी मैं हेड हूँ डिपार्टमेंट का। और हमने जैसे कि बताया कि 7 कोर्सेज चल रहे हैं इस समय यहाँ पे। हम MPED चलाते हैं 2 ईयर, हम BPED चलाते हैं, हम MA योगा चलाते हैं, हम PG डिप्लोमा योगा चलाते हैं और बड़े यूनिक सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाते हैं जॉब ओरिएंटेड। हम सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ का योगा का चलाते हैं, स्पोर्ट्स डाइटिशियन का चलाते हैं, जिम एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर का चलाते हैं। हिंदुस्तान में अकेली हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जिम एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर का 3 महीने का सर्टिफिकेशन करके देती है विद्यार्थी को। आप जिम में चले जाएं, जिस मर्जी जिम में चले जाएं, जितने भी इंस्ट्रक्टर मिलेंगे सब नॉन ट्रेन नॉन सर्टिफाइड हैं। वो हम यहाँ सर्टिफाई करके देते हैं उनको। यहाँ जो बेसिक टेक्निक्स हैं, बेसिक चीज़ें बताते। एक और मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा। देखिएगा, आप जितने विद्यार्थी जिम में जाते हैं, जिम में आप अगर जाते हैं तो जिम में जो ट्रेडमिल है, कोई भी आज तक आपको ट्रेनर यूँ नहीं बताएगा ट्रेडमिल के ऊपर सेंसर लगे होते हैं, जो चमकीले चमकीले नजर आते हैं, वो सब सेंसर लगे हुए हैं। उन सेंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जब आप ट्रेडमिल करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जब एक्सरसाइज करते हैं पतले नहीं हो रहे थे। कारण है उसका कि जब तक आप बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो फैट बर्निंग जोन में नहीं लेके जाएंगे, फैट मेटाबोलाइज नहीं होगा। और उसका एक बहुत आसान सा सूत्र है, 220 माइनस एज। सपोज कोई 40 साल का है, 220 में से अगर 40 घटा दें तो 180। 180 का 55 से 60% तक हार्ट रेट जब तक नहीं लेके जाएंगे तब तक आपका बॉडी का फैट मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो उसको अगर जब भी आप जिम में जाकर वेट कम करने के लिए जाते हैं तो उस सेंसर के ऊपर जब मशीन पर चढ़ते हैं तो अपना हार्ट रेट रेगुलरली मॉनिटर करें और वो हार्ट रेट को उस लेवल पर, उस फैट बर्निंग जोन में लेके जाएं और उसे 10 मिनट से ज़्यादा मेंटेन करेंगे, तभी आपका फैट मेटाबोलाइज होना शुरू होगा। उससे नीचे फैट मेटाबोलाइज नहीं होगा। और शायद मुझे नहीं पता कि कितने जिम के इंस्ट्रक्टर ये सारी चीज़ें बताते हैं, कितने नहीं बताते। किसी भी शिक्षक के साथ बात करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आपकी गलतियाँ, आपकी चीज़ें साथ के साथ बता दी जाती हैं। सबसे मेन क्वेश्चन आपसे सर पूछना ही भूल गया था कि यहाँ कोर्सेज़ कौन-कौन से चल रहे हैं, और सर ने बात में ही ये बता भी दिया। तो आप भी साइंस के विद्यार्थी खासकर अपने वहम को तोड़कर यहाँ सर के पास आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और करियर की बात की सर ने अपने बारे में बताया। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। सर आपका आभार, आपने अपना समय दिया, हमें इतना कुछ धन्यवाद, सिखाया, बहुत-बहुत बताया। और आप सभी को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और हमें अपना सुझाव ज़रूर बताएं ताकि हम और बेहतर कर सकें। आप सभी का नमस्कार, प्रणाम। एक अनिल, मैं आपके माध्यम से जो साइंस के विद्यार्थियों ने एक मैसेज देना चाहूँगा। जो BSc जो बच्चा BSc नॉन मेडिकल कर रहा है, BSc मेडिकल कर रहा है या BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो विभाग आपको नौकरी दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा। मेरा गुजारिश है आप मेरे पास आ जाएं, 2 साल ईमानदारी से लगाएं और यहाँ पढ़ते पढ़ते आपको 100% जॉब, जो पक्की नौकरी सरकारी मिलेगी, यहाँ से 100% मिलेगी, ये मेरा दावा है। इसीलिए जो परसेप्शन है उसे दूर करना चाहते हैं। और जो साइंस के क्योंकि साइंस के सारे सब्जेक्ट हैं साइंस के हैं, और दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास आर्ट्स का जब विद्यार्थी आता है तो वो सारी जिंदगी उन सब्जेक्ट से जूझता रहता है। जो साइंस का विद्यार्थी आएगा तो वो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको वो थोड़ा एडवांस पढ़ेगा तो चीज़ भी बेहतर होगी और ज़्यादा इस फील्ड में सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा है और ये फील्ड भी आगे बढ़ेगा। ये फील्ड भी तभी आगे बढ़ेगा जब इस फील्ड में बेहतर लोग आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।